हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपनी स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ये हमारा पुलिस कांस्टेबल के जीके की क्वेश्चन सीरीज है। इसमें लास्ट ईयर में 2017 में जो भी जीके के क्वेश्चन आए थे वो हम कवर करेंगे। 2016 पहले 2017 को कवर करेंगे। 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम देखेंगे। फिर 2016 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे कि एक आपको आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो करंट अफेयर है मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है, पर जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत आगे हो रहे हैं तो समय के साथ वो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे। तो करंट अफेयर आपके हिसाब से देखते रहना, पर आपको इस चीज़ से पता जरूर चलेगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको पता चलेंगे। तो इस हिसाब से अपनी स्टडी को आप बनाए रखिएगा। और किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा स्टडी करनी है जीके में, क्योंकि जीके का कोई भी सिलेक्टेड क्षेत्र नहीं है। आप कहीं से भी जीके पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जीके भी पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है, खेल से रिलेट पूछ लिया जाता है, एमपी जीके भी पूछा जाता है। और आते क्वेश्चन सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। हम हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन देखते हैं और इतने क्वेश्चन ही जीके के एमपी कांस्टेबल में आते हैं। तो इसके देखने के लिए हमें अब सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि आप इन पेपरों के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्योंकि आप जीके पढ़ने जाओगे तो आप बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो जीके आप क्वेश्चनों से पढ़िए और उसी अनुसार आप अपने करंट अफेयर को तैयार रखिएगा। बाकी आप मैथ्स और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओमकारेश्वर, नौरोदेही, काल भैरव और वानगंगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? ओमकारेश्वर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी। आपने अध्यक्ष तो सारे पढ़ रखे होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। देखो, क्वेश्चनों में क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट ना हो, और बाकी क्वेश्चन रिपीट होते हैं व्यापम में, लेकिन टॉपिक तो 101% रिपीट होता है। उस टॉपिक के आसपास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डिटेलिंग यहाँ पे दी है, जिससे कि आप अपने और क्वेश्चनों की तैयारी कर सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई, और उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इसी बैठक में 11 दिसंबर की बैठक में ही उप अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार के का भी क्वेश्चन काफ़ी बार व्यापम में पूछा जा चुका है। तो हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, है ना। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसमें हमने हमारी प्रस्तावना क्या होनी चाहिए या रूपरेखा क्या होनी चाहिए इसे डिसाइड किया गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जिस संविधान 22 जनवरी 1947 को अपना लिया संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव, अपनी प्रस्तावना को कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। उन्हें उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी। ठीक है, जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है वो किसके ऊपर बेस है? उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसी में हमने हमारी प्रस्तावना दी थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? ये 2017 का क्वेश्चन था। उस समय यही टॉपिक सबसे लेटेस्ट था, जिसमें राज्यों में कोई बदलाव हुआ था। तो तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना बना 2014 में। लेकिन सबसे अभी हॉट डेट हमारे देश की पूछी जाए तो 5 अगस्त 2019। इस दिन क्या हुआ? इस दिन जम्मू कश्मीर को स्टेट से टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक राज्य के दर्जे से उसे केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए गए। 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे पास 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। यदि आप इस चीज़ को याद रखोगे तो आप क्या बताओगे कि सर आप 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, पर ये आपका क्वेश्चन गलत है। 28 राज्य तो सही है, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दमन और दीव और दादर नागर हवेली जो कि अलग अलग
टेरिटरी हुआ करती थी, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उन्हें 2019 में मिला दिया गया है और उनकी जो राजधानी बनाया गया है। ओके, तो 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लोज 1 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास से संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आदेश 2019 जारी किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस में बांटा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। हाल ही में दादर नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विलयन अधिनियम 2019 ने दमन और दीव और दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और 1 जनवरी 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बाकी है। तो 5 अगस्त 2019 बहुत याद रखिएगा, इस साल 101% यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। या तो वो केंद्र शासित प्रदेशों की नंबर पूछ सकता है कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, टोटल हमारे देश में अब राज्य कितने बचे हैं, या जम्मू कश्मीर को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया 5 अगस्त 2019, और लद्दाख के बारे में भी यही डेट आएगी। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में निम्नलिखित कलाकारों में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2017 में, जिसे मैंने 2020 के करंट अफेयर से कन्वर्ट कर दिया। अभी कोई भी फिल्म महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ है, तो जब आपका एग्ज़ाम हो या जब आप इसकी स्टडी कर रहे हो, तो उस समय यदि इन महोत्सवों की तैयारी हो चुकी हो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विक्टोरिया स्टोरेरो। और इसी महोत्सव में और किसे कौन सा अवार्ड दिया गया उसकी लिस्ट यहाँ पे है, आप वीडियो पोस्ट करके इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और करंट अफेयर चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर का ही करंट अफेयर याद रखिएगा। जब भी एग्ज़ाम हो तो उससे पहले जो आपकी स्टडी है उसमें आप जो 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में जो भी महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित एक शहर है? देखो, ओरछा से हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरछा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तवा, बेटा, वरना, बेतवा, ये सब मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। हम नदियों वाले टॉपिक में इसे कवर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेतवा। जो ओरछा है वो बेतवा नदी के किनारे है। और ओरछा के बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। मध्यकाल में यहाँ परिहार राजाओं की राजधानी, मुगल बादशाह अकबर में यहाँ के राजा मधुकर शाह थे। परिहार राजाओं के बाद ओरछा चंदेलों के अधिकार में चला गया। तो देखो, जितने भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, हर एक जगह से क्वेश्चन MP व्यापम में पूछे गए हैं। मध्यकाल में यहाँ पे राज्य कौन करता था? परिहार। उसके बाद कौन आया? चंदेल। और यहाँ पे जो मधुकर शाह थे, ये सबसे बड़े राजा ओरछा के हुए हैं, सबसे महान राजा। तो ये किसके समय में थे? मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? खंडवा, कटनी, सिवनी, आगरमालवा। तो इसका सही आंसर होगा खंडवा। सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? खंडवा। देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे MP के अंदर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिटेलिंग दे दी है, क्योंकि आगे की स्लाइड जब हम क्वेश्चन करेंगे, आगे के पेपर आप देखोगे तो उसमें थर्मल पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है और किस सन में इनका स्टेबलाइजेशन हुआ है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी आजकल पूछा जा रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? यह है तमिलनाडु में। कला क्षेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, कलात्मक उपक्रमों का केंद्र, जिसकी स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल नाम की एक उद्यमी दूरदर्शी महिला द्वारा 1936 में की गई थी। तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कला क्षेत्र किस क्षेत्र में काम करता है? तो कलात्मक, नाम से इसका हमें पता चलता है कि कला क्षेत्र मतलब कलात्मक उपक्रमों का केंद्र है। भारत के क्षेत्र, अब जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हो कि कहीं से कहीं तक आप इसको GK में, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने तो कहीं पे इस पर नहीं पढ़ा। क्योंकि कला क्षेत्र फाउंडेशन एक सिर्फ कलात्मक क्षेत्र के बारे में ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये एक लौता ऐसा है जो कलात्मक
उपक्रमों का केंद्र है, इसलिए ये आ गया है। पर हम जीके में इसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं बताओ? आप कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ रहे होंगे जब इसके बारे में आप इसे पढ़ोगे? तो जीके किस जगह से पूछा जाए ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए इसमें जो डेली लाइफ में आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसे पढ़िए, और एमपी के बारे में जितना पढ़ सकते हैं उसे पढ़ लीजिएगा, तो उससे जितने भी क्वेश्चन आपको बन जाएं। और इसमें आपको पता है कि हमारे कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप बाकी के अपने अंदाज से लगा सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीके में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिएगा, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें ही देखकर आप तैयारी करिए। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है मकर राशि का ट्रॉपिक, कर्क रेखा, अंटार्कटिक सर्कल और भूमध्य रेखा। तो इसमें से मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कर्क रेखा। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो आइए हम देखते हैं। अक्षांश रेखाओं का संख्या टोटल कितनी है? 181। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश लेटीट्यूड लाइन को कर्क रेखा कहा जाता है, कैंसर लाइन, जबकि दक्षिण के 23.5 डिग्री सेल्सियस को मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन कहा जाता है। ये आप इस डायग्राम के अंदर आसानी से देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे अर्थ को किस किस भाग में बांटा गया है। विषुप्त व्रत, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव। ओके, यहाँ से जियोग्राफी से इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जियोग्राफी का आप ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कर्क रेखा पूरे भारत देश से कितने राज्यों से गुजरती है? टोटल आज 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। उत्तर से पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम दोनों तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये उड़ीसा से नहीं गुजरती, उसके बाद ये बिहार से भी नहीं गुजरती, क्योंकि ये 2 जगहों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पूर्व उत्तर राज्य मणिपुर से भी ये नहीं गुजरती। ओके, तो ये कहाँ से गुजरती है ये आप देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा एक शास्त्रीय नृत्य है। ये तो आप नाम से ही बता सकते हो कि उड़ीसी एक जो शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। उड़ीसा। लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए देखो बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इतने कि आप देखते से लगा दोगे, इसके लिए आपको जीके पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा माथापच्ची ना करिएगा। आप करेंट अफेयर 100% पढ़ के रखिए, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। उसका जो और करंट अफेयर में भी ऐसे टॉपिक जो करंटली हुए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, शास्त्रीय असम और मोहिनी अट्टम केरल। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था? वीरप्पा मोइली, नटवर सिंह, MS मासुक, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। आपसे प्रथम प्रशासनिक आयोग कब आया और इसके अध्यक्ष कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। बाद में मोरारजी देसाई के केंद्रीय परिषद में शामिल हो जाने की वजह से के हनुमंतिया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और दूसरा प्रशासनिक आयोग कब आया था? 31 अक्टूबर 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली को अध्यक्ष और द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट के नाम के साथ उनके सोने की पिन स्ट्रिप के कसीदे कार निम्नलिखित शहरों की नीलामी में की गई। देखो ये उस समय का 2017 का एक बहुत ही चर्चित केस था, मामला था कि उसमें बताया गया था कि मोदी जी ने एक सूट पहना था जिस पे सोने की कसादी से मोदी मोदी लिखा हुआ था। इसकी नीलामी सूरत में की गई। कहाँ पर की गई ये आपसे पूछा है। तो नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, सूरत,
तो सूरत में इस कोर्ट की नीलामी की गई थी और आप इस कोर्ट को इस फोटो में देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें नरेंद्र मोदी 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 नाम इसमें लिखा गया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर पेपर में एक डेट देखने को मिलेगी। उस डेट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी टॉपिक से, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है, जो दिवस बनाए जाते हैं उन दिवसों से एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा गया है। तो आपको ये जीके का ये टॉपिक आपको कवर करना है। 9 दिसंबर, 26 नवंबर, 23 जनवरी और 5 जून। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था शाहजहाँ बेगम, दोस्त मोहम्मद, कुदिसिया बेगम और बाकी मोहम्मद खान। इसमें से किसने भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो कुदिसा बेगम ने भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल अरूपा राहा, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर चीफ मार्शल प्रदीप नायक, एयर चीफ मार्शल BS धनोवा। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये नए अभी अध्यक्ष बने, इससे पहले BS धनोवा जी थे। तो आपको यहाँ पे कुछ जो भी हमारे सेना अध्यक्ष हैं उनके प्रमुख कौन हैं यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। तो थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, शक सावन के आधार पर कौन सा पहला कैलेंडर माह है? श्रावण, फाल्गुन, चैत्र, माघ। तो शक सावन क्या है? एक तो हमारा हिंदू कैलेंडर कौन सा है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शक सावन जो है हमारा हिंदू कैलेंडर है और हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी इसे ही माना गया है। तो इसका सबसे फर्स्ट माह कौन सा होता है? तो इसका फर्स्ट माह होता है चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर शक सावन पर आधारित है, चैत्र इसका माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर गोग्रेलियर कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है, इसलिए हमने इसे राष्ट्रीय कैलेंडर दिया है। सामान्यतः एक चैत्र को कब आता है? 22 जनवरी को आता है और ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। और लीप वर्ष में ये 21 मार्च को हमारा एक चैत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है? चेन्नई, पुणे, पीतमपुर, ईटानगर। तो ईटानगर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। लोग कन्फ्यूज पीतमपुर इसलिए लगाएंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि पीतमपुर MP में है, तो उन्हें लगेगा कि MP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है? ईटानगर। 3 जनवरी 2021 को अनिल पनुचूर का निधन हो गया। वे थे इतिहासकार, कवि एवं गीतकार, नर्तक, कार्टूनिस्ट। तो 2021 का क्वेश्चन है जो कि 2017 में नहीं आया होगा, आपको पता होगा। यहाँ पे किसी और जो कवि और गीतकार थे जिनकी डेथ हुई थी उनके बारे में पूछा गया था, तो मैंने करंट अफेयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने ले लिया है। और 2021-2020 में बहुत से कलाकारों, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की डेथ हुई है, तो इनके बारे में आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या थे? कवि एवं गीतकार। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है फ्लाईकैचर, पिकॉक्स, हार्नबिल और उमरिया। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? फ्लाईकैचर। ये आप इसके फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ साहा एक थे अर्थशास्त्री, भौतिक वैज्ञानिक, इतिहासकार, चित्रकार। तो मेघनाथ साहा क्या थे? मेघनाथ से भौतिक वैज्ञानिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैन मंदिरों के दिलवाड़ा समूह कहाँ स्थित है? भुज, बड़ोदरा, पुरी, माउंट आबू। तो जैन मंदिरों का दिलवाड़ा समूह कहाँ है? माउंट आबू है। और माउंट आबू कहाँ है स्थित है? यह है राजस्थान में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है जहाँ पे जैन मंदिरों के दिलवाड़ा समूह स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने इससे रिलेटेड और भी टॉपिक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे क्वेश्चनों के लिए मिलते रहिए। चलो, धन्यवाद।